Hello everyone. Welcome to another exciting episode of Stories That Impact. Let me ask you a quick question. If I take away food from you and water, how long can you survive? I'm sure most of you guys might say, "Yeah, I can live for days." And we know people who have lived for months. What if I take oxygen from you? Yeah, that's tricky, right? My today's guest is a special guest. My guest is Madhu Vyas, who's a breathing warrior at 65 and is living with a remarkable resilience and positivity despite dealing with COPD, long term breathing problems, and social isolation. Today, Madhuji shares her story about her breathing problems from early childhood and how medicine's side effects got a tube in her nose forever. She is on oxygen therapy for last 3 years despite her health problems, losing her husband. She ensured that she never gave up her strength, and she is a proud mother to two children. She ensured that she'll never be their weakness. She worked on herself and came out of it, adapted a resilient mindset, and decided to help others so that they can fight their own battle. With that, and let me get her on the screen first. Hello, Madhuji. Namaste. Hello, namaste. Thank you very much, Auntie ji, that you came onto my show. It is my honor, and I cannot just express it. मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना कितना खुश हूँ. Thank you once again. Thank you, Amit, for your kind words and inviting me. Sure, Auntie ji. All right, so now let's listen to Auntie ji. This is going to be a very special episode for multiple reasons. A, that we are going to have, you can see a person in front of you now who has an oxygen pipe in her nose. So listening from a person, and if you have any excuse, the moment you see her, all the excuses should go away. That's number one. Second is it's gonna be a it's gonna be a special episode because it's gonna be aired for both people who listen in Hindi and as well as English as well. Okay. All right, Auntie ji, continue. मेरी कहानी सिंपल कहानी है. मैं जयपुर में रहती हूँ और मैं जयपुर में ही पली बड़ी हूँ. यही मेरी सारी स्टडीज हुई हैं. मेरे फादर आर्किटेक्ट थे, मेरी मदर हाउसवाइफ थी. 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई. आफ्टर मैरिज मैंने अपनी सारी स्टडीज की. मैंने एमए म्यूजिक में किया है. देन मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा, वी डिसाइडेड कि मेरे बच्चे हो गए फिर, तो हमने डिसाइड किया कि बच्चों के अच्छे कैरियर के लिए हमें एक जगह रहना होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग ऑलमोस्ट रूरल एरिया में रहता था. तो हमने जयपुर डिसाइड रहने का डिसीजन लिया और मैं यहाँ बच्चों के साथ रहने लगी. बच्चों के स्टडीज और सब इनकी फोकस, इनको पालना, इसमें लगी रही. जैसे और लेडीज करती हैं वैसा मैंने भी किया कि मेरा पूरा फोकस मेरी फैमिली और बच्चों पे, और अपना ध्यान नहीं दिया. तो इस नेग्लिजेंसी से फैमिली, सोशलाइजेशन, बच्चों की पढ़ाई, इन सब में फोकस रखते हुए खुद का इंडिविजुअल कुछ भी ध्यान नहीं देना, हेल्थ का ना खुद की ग्रोथ का. फोर्टी 45-50 में करीब मेरे को जॉइंट पेन होने लगा और मैं रात को दर्द के मारे मेरे को बुखार भी हो जाता. मैं पूरा दिन थक के चूर हो जाती और मैं रात को सो के सुबह जब उठती तो फ्रेश उठती थी और फिर उसी रूटीन में लग जाती थी.
कभी अपना पेन किसी को नहीं कहती थी। अगर दर्द होता कोई कुछ पूछता भी तो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। और अपने इमोशंस और फीलिंग्स किसी को नहीं शेयर करती थी। जब अपने फीलिंग्स और इमोशंस किसी से शेयर नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे बहुत नेगेटिव होता है। और मेरे साथ भी वही हुआ। आफ्टर 50-60 हम एडामेंट भी हो जाते हैं कि हम अपने जो रिचुअल्स हैं या जो रूटीन चल रहा है वही फॉलो करेंगे। तो मैं जिस तरह से बिना नहाए कुछ नहीं खाती पीती थी, बिना पूजा किए नहीं करती थी, तो पहले नहाना, सारे घर का काम सफाई करके और मैं नहाती थी, उसके बाद मैं पूजा करती थी, उसके बाद खाना खाती थी। और मैं बहुत बहुत इंटेंसिटी से मैं सफाई करती थी। क्लीनिंग में मेरा बहुत ज़्यादा ओडीसी था। और मैं अपने प्रति बहुत लापरवाही करती थी। यंग एज में मालूम नहीं पड़ता है। मम्मी मेरी कहती भी थी तो मैं कहती थी नहीं कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन 50-60 के बाद ये प्रॉब्लम मुझे होने लगी कि मेरे को 5-7 साल पहले सांस की तकलीफ होने लगी। और मैं थोड़ा काम करके थक जाती थी, चलती थी तो हाँफ जाती थी। इस तरह से मेरे को प्रॉब्लम होने लगी। आराम से आंटी जी, हाँ, हाँ। आराम। अल्टीमेटली ये हुआ कि मैं 24 आवर्स ऑक्सीजन थेरेपी पे आ गई। और ये कितना फिजिकली या मेंटली टॉर्चर है ये मैं जान सकती हूँ। मैं एक बहुत वाइब्रेंट लेडी थी, एक्टिवली हर जगह पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन इस तरह से बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। पानी ले लो थोड़ा-सा। आंटी जी हाँ, पानी ले लो आप। पानी पी लेती हूँ। श्योर श्योर श्योर। जब तक आप पानी ले रहे हो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि विमल शाह गेस्ट लिंक्डइन से उन्होंने एक मैसेज डाला, नाइस टू सी यू मधु जी विद अमित ऑन द शो। थैंक यू थैंक विमल जी। यू। तो इस तरह से जो जीवन की मूलभूत ज़रूरत है ऑक्सीजन और साँस लेना, मेरी उसी के साथ मेरी जंग शुरू हो गई। मैं अपनी साँसों के साथ ही लड़ने लगी और ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी। मैं अच्छे से साँस भी नहीं ले पाती थी। ऑक्सीजन के साथ पूरे टाइम 24 आवर्स रहना, रात को सोना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। जब हमारे फेस पे बाल भी आ जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, छटपटा जाते हैं। लेकिन ये ट्यूब 24 आवर्स रखना सो डिफ़िकल्ट। रात को कई बार ऐसा होता था कि ट्यूब बाहर आ जाती थी और एकदम घबरा के उठती थी, साँस नहीं आती थी, देखती थी क्या हुआ? समझ भी नहीं पाती थी कि मुझे क्या हुआ है। फिर देखती थी तो मेरी ट्यूब निकल चुकी है। फिर उसको लगाती थी, 10-15 मिनट बाद में वापस नॉर्मल होती थी। तो इस तरह से लाइफ़ चलती रही। और फ्रीक्वेंट मेरे को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था। जब देखो जब मेरी इम्यूनिटी सिस्टम वीक था, इस वज़ह से मेरा वीक हो गया और मैं फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल जाने लगी। बार-बार हॉस्पिटल में एडमिट होना, टेस्टिंग्स और इतनी सुइयाँ चुभनी, वो चुभन मैं आज भी नहीं भूल सकती। हर मॉर्निंग नींद से उठाते थे, आंटी ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड ले लें। और वो भर-भर के बॉटल ले लेती थी। मेरे को टेंशन होती थी कि इतना ब्लड ले लेते हैं, मेरा बनेगा कब और कैसे? तो इस तरह से चलता रहा और इस तरह से टेस्टिंग और इन सब से परेशान तो थे ही, इसके साथ पैसा भी पानी की तरह बहना।
और सारा परिवार इतना टेंशन में था, उनका सबका जीवन मेरे साथ बदल गया। तो इस तरह से हैं, आराम से मैं आने दीजिए। हाँ, इस तरह से मेरी लाइफ चलती रही। मेरे को इतनी खाँसी होती थी उस टाइम कि मैं बिल्कुल रेस्टलेस हो जाती थी। मैं बोल नहीं सकती थी, इतना कफ होता था। खाँसते-खाँसते मेरे को मतलब अधमरे हो जाते हैं जैसे हो जाती थी और कई बार खून भी आ जाता था। मेरी वज़ह से पूरा परिवार नहीं सो पाता था। मैं कहती थी, "भई मेरी वज़ह से तुम मत जगो, तुम लोग तो सो, सुबह-सुबह रूटीन में लगना है।" ये लोग कहते ऐसे कैसे सो जाएँ? ये सब मेरे पैरों पे ऐसे मेरे सामने खड़े रहते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था कि जिन लोगों को मैंने आज तक सर्व किया है, आज वो मेरी सेवा कर रहे हैं। मुझे फीलिंग भी अच्छी नहीं लगती थी और बच्चों का इस तरह से मुँह उतारना, मेरे हस्बैंड भी बहुत केयरिंग थे। वो मेरे को जब भी मुझे खाँसी चलती तुरंत आ जाते, विक्स लेके मैडम विक्स लगाऊँ? वो मेरे विक्स लगाते, उससे मुझे थोड़ा-सा आराम मिलता। इस तरह से डिप्रेस भी हो गई कई बार। वो मुझे मोटिवेट करते रहते कि यू आर ब्रेव, तुम तो शेरनी हो, ऐसे क्या घबराते हो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से दिन चलते रहे। इस बीच वो मुझे हमेशा हिम्मत देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अनलकीली एक दिन उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और स्वाति उनको हॉस्पिटल लेके गई। मैं घर पे अकेली ऑक्सीजन के साथ, मेरे पड़ोसी आए, फिर मेरे ब्रदर आए। इस तरह से मैंने बहुत मुश्किल से वो समय निकाला, अकेले हॉस्पिटल में स्वाति है और क्या हो रहा होगा, वो टेंशन वाला दिमाग से नहीं निकलता और उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं। हुँ, मैं मतलब मुझे खुद को थोड़ा एनर्जी चाहिए कि आपकी ये स्टोरी सुन के खुद एक ताकत आए मेरे में। बट एक एक क्वेश्चन मुझे बहुत ही दिल पे लग गया कि आप घर पे थे हाँ, और आपके पति उधर हॉस्पिटल में थे और वो हाँ, उधर ही चल बसे, करेक्ट? यही जी, आपने तो आई कैन ओनली मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्या सिचुएशन होगी आपके साथ उस दौरान। मुझे मैं सिर्फ बता रहा हूँ बिकॉज़ आपकी हर चीज़ काफ़ी मतलब कैसे मैं बोलूँ मतलब एक वो बोलते हैं ना पिंच एक हार्ट में पिंच कर रही है। ऑक्सीजन पे रहना, कफ करना अ, मतलब आप बता सकते हो अगर आपको बुरा ना लगे, आप बता सकते हो कि आपकी तभी वो मनोस्थिति कैसी थी? मतलब हाउ हाउ डिड यू फेल्ट कैसा लग रहा था आपको? मुझे पता है, अगर आपको नहीं होगा तो आप रहने दीजिए बट अगर नहीं, मैं घर पर थी, मेरे को अर्ली मॉर्निंग स्वाति की फ्रेंड्स आई बुलाने कि आंटी चलिए हॉस्पिटल, अंकल आपको बुला रहे हैं। तो मैं अपने मन में भगवान को प्रे करके पॉज़िटिव थिंग्स सोच के और बहुत कड़ाके की सर्दी थी, 3 दिसंबर की बात है। तो उन्होंने बोला आंटी बहुत सर्दी है बाहर, आप गरम अच्छे से पहनो। मुझे मेरी मेड ने और उन फ्रेंड्स ने फटाफट मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं अपने आप तैयार हो सकूँ। उन्होंने मुझे गरम कपड़े पहनाए और मुझे लेके वो ऑक्सीजन सिलेंडर एक पोर्टेबल हम साथ रखते हैं अपने, व्हीलचेयर भी घर में थी, तो हम तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और जब मैं हॉस्पिटल में एंटर हुई, जब लिफ्ट से मैं बाहर निकल रही थी, तो स्वाति को शायद मैसेज आया डॉक्टर का कुछ। स्वाति एकदम लपक के मेरे पास आई और मैंने बोला अंदर चलें, हम दोनों अंदर गए। मैंने जाके देखा कि मॉनिटर बंद है। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला ये क्या? मॉनिटर कैसे बंद है? पर मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाई। रोना नहीं बेटा, बैठ जा।
स्वाति ने, मैंने देखा, मैंने कहा कि भाई आपने ये कैसे कर रखा है मॉनिटर बंद? डॉक्टर है, मैंने कहा कि आपने मॉनिटर क्यों बंद कर रखा है? मैंने आवाज दी अपने हस्बैंड को, व्यास जी। एक दो बार जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सॉरी आंटी। कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोले आप बाहर चले आंटी, अब हम बात करते हैं। मैं वैसे समझ चुकी थी, मैंने अपने फादर को भी देखा था। एट द लास्ट ब्रीथ माय फादर, मैं वहीं खड़ी थी। सेम इतिहास दोहराया गया, स्वाति भी वहीं थी। लास्ट वर्ड्स मेरे हस्बैंड के स्वाति को थे, गुड्डा, और इसने अपने डैडी से बात की, डैडी आई लव यू, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो वो भी मुस्कुराए, ऐसे थोड़ी मुस्कुराहट सी दी, और इसने बोला कि डैडी मम्मी और भैया आ रहे हैं। बस इसकी ये बात हुई है, जो भी हुई, मेरी बात नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने मेरे को बाहर ले गए। मैंने उनसे पूछा भाई सब कैसे हुआ, क्या हुआ अभी? तो मेरे को बुलाया आपने, तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हार्ट वर्क करना बंद कर दिया। कुछ देर में मेरी ऑक्सीजन फ्लक्चुएट हुई और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैंने स्वाति से बोला, बेटा घर में एक दादा के घर में और एक मामा के घर में कॉल कर दे। इतना मैं बोल पाई। इसने बोला मैं किसी को नहीं करूंगी। मैंने कहा बेटा इट मस्ट, बस। फिर इसने क्या किया क्या नहीं किया, गॉड नोस, और मेरे को आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। मैं आईसीयू में एडमिट हो गई। मेरा बीपी बहुत ज्यादा शूट अप हो गया था, और दिन आईसीयू में रही। 5-7 दिन तक मेरे को, 7 दिन रही मैं, हॉस्पिटलाइज रही। उस सिचुएशन में आप सोचिए कि बच्चे को मैं जब अकेले नहीं छोड़ती थी कोई भी प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में बच्चों को अकेले छोड़ा। बच्चे अकेले घर पे, रिचुअल्स और सब आप जानते हैं, उसके बाद क्या होता है। उस टाइम भी मैं अपने बच्चों का साथ नहीं दे पाई, और मैं अपने पति को भी लास्ट में नहीं देख पाई। आंटी आप स्वाति प्लीज पानी दीजिए आंटी को। Give her some water. Oh my God. Oh my God. आंटी सॉरी, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये डिग किया पुरानी बात, बट मुझे सिर्फ ये जानना था कि किस तरह से, बिकॉज हो मैं कुछ कमेंट्स शेयर करता हूँ ताकि मैं भी अपना थोड़ा आवाज रिगेन कर लूं। उषा बोल रही है अमेजिंग स्टोरी। रिद्धि says great ma'am, you're very strong. Absolutely Thank you. you're absolutely right. And then you're absolutely right, all of you guys, because the pain जो आपने देखा है, एंड द रीजन मैंने ये शेयर आपसे बोला करने के लिए, बिकॉज इससे कुछ, मैं कैसे कहूं, स्टोरीज दैट इम्पैक्ट। आप सही मायने में एक, बोलते हैं ना, एक एग्जाम्पल हो, ट्रू लिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूज इम्पैक्ट, कि आप मिलियंस एंड मिलियंस तक आप पहुंचा सको। एंड ये मुझे बताना था लोगों को। इट्स नॉट जस्ट के आपको ऑक्सीजन है, यही सिर्फ बात नहीं है। ये देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो ऐसे ऐसे डिफिकल्ट स्टेज पे हुई है आपके साथ। ऑफ कोर्स आपके चिल्ड्रन आर हैट्स ऑफ टू बोथ द चिल्ड्रन, बिकॉज उन्होंने भी बहुत साथ दिया है, बट आप स्ट्रांग हो करके वो स्ट्रांग हैं। सो नींव अच्छी गई है, तभी तो दोनों बच्चे स्ट्रांग है। सॉरी आंटी, मुझे सिर्फ ये बोलना था। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो अमित, कि मेरी वजह से मेरे बच्चे स्ट्रांग हैं। कि जब ये सब हुआ तो मेरे बच्चों को मैं देखती थी बिल्कुल हताश, निराश, उदास, सुनी आंखों से, बिल्कुल क्या करे क्या ना करे, और मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी, इस कंडीशन में थी। Zombies.
तो हम ऐसे देखती थी जैसे सब ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मेरे मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्होंने मेरे को आके बोला, "मम्मा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक हो तो सब ठीक है। आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आप जानती हो।" मैंने रियलाइज़ किया कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी नीड है इनको और मैं इस समय में कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मुझे अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को अपना माइंडसेट चेंज करूँगी और मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया। अपना माइंड भी डाइवर्ट किया। मैं उसी एरा से बाहर भी निकलना चाहती थी, हालाँकि वो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं माइंडसेट चेंज करके और अपना एक्टिविटीज़ चेंज की। मैं बिस्तर में सोए-सोए धीरे-धीरे अपने बॉडी मूवमेंट शुरू किया। अपने हाथ इस तरह से यूँ हिलाने शुरू किए। मैं मूवमेंट नहीं कर पाती थी, लेकिन मैंने उस टाइम कोशिश की और ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने हाथ और पैरों की चलाने की कोशिश की। और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने इस तरह से कोशिश करते-करते फिर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाया। सुबह उठती और पॉज़िटिव थिंकिंग से मैंने अपने आप को भगवान को सुबह प्रे करती, हाथ जोड़ती। धीरे-धीरे मैंने अपना रूटीन चेंज किया और जहाँ बैठी होती थी वहीं से मैं फ्लेक्सिबिलिटी से अपनी बॉडी को मूवमेंट शुरू किया। मैं मेडिटेशन, पूजा, प्राणायाम और एक्सरसाइज़, डीप ब्रीदिंग की मैं बहुत एक्सरसाइज़ करने लगी। इस तरह से मैं धीरे-धीरे अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने लगी और सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने डेवलप किया और सेल्फ कॉन्फिडेंस से फिर मैं अपने आप थोड़ा अपना बॉडी मूवमेंट करने लगी, वॉशरूम तक या कहीं अकेले जाने लगी। बच्चे बोलते मम्मा नहीं गिर जाओगी, मैं कहती नहीं मेरे में कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। तो मेरे सामने खड़े रहते और मैंने इस तरह से धीरे-धीरे शुरू किया। उसके बाद मैं सारा काम अपने आप करने लगी और इम्प्रूव किया अपने आप को। जब मैं थोड़ी ठीक हुई, तो मैंने सोचा कि कहते हैं कि जो अपनी पोज़ीशन है, उसके लिए हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपनी स्थिति अपने आप का पर ध्यान नहीं देके और अपना बिना सोचे-समझे जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन दी मैं लेती गई। अपनी अवेयरनेस नहीं की। डॉक्टर को दिखाया, जब पेन हुआ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जो दवाई दी ले ली, फ़ॉलो अप भी नहीं किया। तो खुद के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट होगा, क्या नहीं होगा, ये फ़ॉलो अप करें और किसी रैंडम डॉक्टर को ना दिखाएँ। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने नहीं की थी और अमूमन लोग ये करते हैं, मैं भी वैसे ही करने लगी, तो मेरे साथ ये हुआ। लेकिन फिर जब मैं थोड़ा इम्प्रूव कर गई, तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे, जो इसी तरह से सफ़र कर रहे होंगे और अकेले जूझ रहे होंगे और अकेले लड़ना कितना मुश्किल है मैं जानती हूँ। ज़रूरी नहीं कि सबकी फैमिली इतनी सपोर्टिव हो या सब इस तरह से फाइनेंशियली भी फ्री हों कि उनको कोई भी अकोमोडेशन मिल जाए या हॉस्पिटलाइज़ हो जाएँ तो उनको पे कर सकें। मैंने हॉस्पिटल में बहुत लोगों को देखा है जब मैं हॉस्पिटलाइज़ होती थी और किस तरह से लोग परेशान होते हैं, किस तरह से उनकी स्थिति होती है मैंने देखा है। बूढ़े-बूढ़े लोग गाँव के किस कंडीशन में होते हैं, वो कुछ समझ भी नहीं पाते हैं, ना उनके जो अटेंडेंट होते हैं वो समझ पाते हैं, कि ये क्या हो रहा है। वो लोग ऐसे बदहाल घूमते हैं। तो
मैं उस कंडीशन में भी उनकी हेल्प करती थी। मैं उनको बताती थी कैसा है बाबा जी, कुछ लोकल भाषा में उनको समझाती थी, क्योंकि वो लोग हिंदी भी नहीं जानते थे, इतनी बुरी कंडीशन में थे। तो मैं उनको लोकल भाषा में समझाती थी कि बाबा जी आप डरपो मत, अब अंडा आपको एक्सरे हो लो, मतलब कि आप डरो मत, आपका भी यहाँ एक्सरे होगा और काई कोन हो यार, आपकी छाती की जो भी रिपोर्ट आ गई ना, उसको आपको इलाज हो लो, तो आप डरपो मत। तो वो और तो वो मुझे बहुत दुआएं देते कि अच्छा बेटा, क्योंकि वो लोग हिंदी भी नहीं जान रहे हैं, उनके जो अटेंडेंट होते थे उनको भी मैं वो करती थी कि बेटा घबराओ मत और अच्छे से डॉक्टर से पूछो और फिर अपने मतलब पेरेंट्स का ध्यान रखो। तो इस तरह से मैंने देखा कि बहुत मुश्किल होता है हॉस्पिटल में अकेले जूझना। तो ऐसे लोग बहुत जूझ रहे होते हैं, तो मैं उनकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? लेकिन घर पे भी वो अकेले हैं, तो कैसे मदद कर सकती हूँ? तो मैं मदद करूँ तो करूँ कैसे? मैं तो आइसोलेशन पे हूँ 3 साल से। मैं कभी किसी से बात नहीं कर सकती कहीं जाकर, कहीं किसी से मिल नहीं सकती। मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल आइसोलेशन पे रखा हुआ था। इवन दो मैं अभी भी आइसोलेशन पे हूँ, ये कोविड तो अब हुआ है। मेरे खुद के रियल ब्रदर और सब लोग यहाँ रहते हैं, मेरी फैमिली यहाँ है, लेकिन मैं उनसे नहीं मिलती हूँ, हम वीडियो चैटिंग से मिलते हैं। होली, दिवाली, भाई दूज, राखी सब मेरे ऐसे ही निकलते हैं वीडियो चैटिंग पे। तो मैंने फिर डिजिटल मैंने सोचा कि इनकी कैसे मदद करूँ, तो और कोई रास्ता था नहीं, तो मैंने देखा कि डिजिटली मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो मैंने डिजिटल टेक्नोलॉजी सीखी। तो ये जो है बहुत डिफिकल्ट है इस एज में आके सीखना, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सीखना है और मुझे करना है। तो मैंने फिर ये शुरू किया डिजिटल सीखना, और बच्चों ने फिर मुझे एक नया लैपटॉप गिफ्ट किया टच स्क्रीन का, और मैं उस पे धीरे-धीरे करने लगी। कैनवा करने लगी, कैनवा से मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, फिर धीरे-धीरे सब सीखने लगी। फिर टेक्स्ट मैसेज करना और लोगों से ऐसे बात करना, फिर वीडियो से चैटिंग करना, इस तरह से करने लगी। तो इस तरह से मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, मैं लोगों से मिल सकती हूँ। आजकल का जो टाइम है वो बहुत अच्छा एरा है कि इस टाइम हम डिजिटली देश-विदेश सब जगह बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं। तो मैंने इसका ये फ़ायदा उठाया। अब मैं लोगों को कोचिंग भी करती हूँ और वन ऑन वन कोचिंग भी करती हूँ। मैं वीडियोज़ अ, ये यूट्यूब और अपने पोस्ट्स और आर्टिकल्स, इन सब के इन सब से मैं लोगों को अवेयर कराती हूँ और कैसे वो अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करे और बेटर लाइफ इम्प्रूव करे, पॉजिटिव लाइफ बने। तो ये सब सोच के मैंने और ये शुरू किया, मैं सीखने लगी और अभी तक सीख रही हूँ। और बहुत मज़ा भी आ रहा है नया-नया सीखने में। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी की। अभी भी मैंने एक लेडी को बात की जो मेरी तरह ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं, तो उनको बहुत खाँसी चल रही थी, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी स्थिति देख के मेरे को रियली रोना आ गया कि ऐसी स्थिति मेरी भी रही थी, अब ये कितनी ट्रबल में है। तो मैंने उनको अपना फ़ॉर्मूला बताया कि टिप्स बताए कि किस तरह से आपकी ये खाँसी तुरंत कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि मैंने भी सब आज़मा के देखे थे, मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट लिया था। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी, जो कहा एक्यूप्रेशर सब कुछ किया था। तो मैंने जो मेरी खाँसी जिससे ठीक हुई थी, वो मैंने उन्हें बताया कि एक पान लें, प्लेन पान, जिसमें कुछ भी नहीं लगा हो, ग्रीन पत्ता पान का लें और उसमें चुटकी भर नमक डालें और मुँह में रख लें रात को सोते हुए, और उसको थोड़ा-सा बाइट करें, तो उसका धीरे-धीरे जो जूस आपके अंदर जाएगा, उससे आपको खाँसी रुकेगी, वो आपको फ़ायदा करेगा। तो उस लेडी ने बोला कि ठीक है, मैं ऐसा करूँगी।
इससे मेरे को, मैंने कई लोगों को इस फॉर्मूले को बताया है और बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हमें फ़ायदा हुआ है और उन्होंने भी आगे से आगे लोगों को बताया, उनको भी फ़ायदा हुआ है। तो मैंने उस लेडी को बताया, फिर उनसे बात की, तो उन्होंने बोला मेरी खाँसी फ़र्क पड़ गई है और अब मैं जो है अच्छे से बात कर पा रही हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे से बोला कि पर मेरे को नहाने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं नहाऊँ कैसे? तो मैं आप कैसे जाते? बोले मैं बिना ऑक्सीजन ट्यूब के जाती हूँ और मेरा सैचुरेशन इतना कम हो जाता है, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो मैंने कहा ये तो आप बहुत गलत करती हैं, विदाउट ऑक्सीजन तो आपको रहना ही नहीं चाहिए, इससे आप कभी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला फिर कैसे करूँ? तो मैंने उनको समझाया कि आप ट्यूब के साथ ही वॉशरूम में जाएँ। तो इस तरह से मैं उनको कोचिंग देती हूँ। आज उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोला मेरे को 70% फ़ायदा है। Wow. Amazing. अब मैं इस तरह से लोगों को वीडियो भी बना-बना के दे रही हूँ कि किस तरह से आप हाउ टू टेक योर बाथ विद ऑक्सीजन ट्यूब एंड हाउ टू कुक विद ऑक्सीजन ट्यूब, ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऐसे वीडियो भी मैं बहुत बना-बना के डाल रही हूँ। Wow. अब मेरी लाइफ़ का यही एम है और ये मेरे लाइफ़ के एक्सपीरियंस भी हैं। तो पर्पज़ ऑफ लाइफ़ का मैंने ये बनाया अपना। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मैं एक कमेंट शेयर करना चाहता हूँ फ्रॉम निखिल, ये ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स पहले आया था। दिस मेड मी वेरी वेरी इमोशनल। मधु आंटी, थैंक यू, आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। थैंक एब्सोल्युटली, यू। थैंक यू एब्सोल्युटली। निखिल। एंड दिस इज द लास्ट कमेंट फॉर लोगों के लिए। ये है, ये कमेंट लिंक ट्री मधु व्यास, ऑफ कोर्स ये इन दी फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब हर जगह पे ये ऑलरेडी पेस्टेड है। मैं मेक श्योर करूंगा कि शो होने के बाद मैं कमेंट सेक्शन में भी पेस्ट करूं, बट फॉर पीपल हु आर करंटली लाइव और हु विल बी वाचिंग द रिकॉर्डिंग लेटर, दे कैन लुक इनटू इट। Alright, and one more comment from Nikhil. Amazing, Madhu auntie. Everything that you do is very inspiring. Absolutely. थैंक यू, थैंक यू। Absolutely. No, so let me share a few things before I ask a last question to Madhu ji. Uh, amazing session, and this is for all my folks who are in Australia as well. So if you have a teeny tiny reason or whatever reason you have today to not get up and do something in your life, you have to watch this session. Okay, learn something. The lady went through many things in her life, but despite all that, she made sure that not only she is a strength, a backbone to her children, she also learned technology to the point that now she is helping people with technology. She is learning YouTube, she's learning Canva, she's with me right now live on this show. So थैंक यू, वंडरफुल मधु आंटी जी। मजा आ गया, दिल से बहुत मजा आया, बिकॉज बहुत कम लोग रहते हैं और ये मेरे शो के लिए तो आप एकदम एप्ट, वो बोलते हैं ना, आइडल हो गए हो अभी। मेरे शो के लिए स्टोरीज दैट इम्पैक्ट, यू हैव क्रिएटेड अ मैसिव मैसिव इम्पैक्ट। ओके, एंड आई एम श्योर सब पे हुआ है ये, आई एम श्योर, बिकॉज कहा हम ये हमेशा सोचते हैं कि पर्सन हैज टू कम फ्रॉम अ सिटी और थैंक यू आंटी जी, एंड वो XYZ कहीं से पढ़े हो, ये वो, एंड देन यू ग्रो अप, बट यू हैव शैटर्ड ऑल दोज बिलीफ्स दैट ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन में हो, कितने भी बुरे सिचुएशन में हो, आप वहां से ऊपर आ सकते हो, पीरियड। एंड इट्स फैंटास्टिक। नाउ मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे पता है थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, बट एक मुझे पहले बात बताऊं तुम्हें अमित, मैं अपनी इस बीमारी को अपनी बीमारी नहीं मानती हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। वाओ, अगर ये नहीं होती तो मैं अपने आप को कैसे पहचानती? तो खुद को पहचानना मुझे इस बीमारी के थ्रू आया है। जब मैं बीमार हो गई तो मैंने अपने आप को पहचाना है। सेल्फ डिस्कवरी इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑसम, वेरी वेरी ट्रू, सही बात है। आई मीन आई एग्री, बहुत सारे लोग बीमारियों को लेके उसमें दब जाते हैं, बट आपने सही कहा कि आपकी बीमारी ने आपको एक आइडेंटिफिकेशन दी है, आपकी बीमारी ने आपको ब्रीदिंग वॉरियर बनाया है, बिल्कुल, जो खुद
खुद तो लड़ ही रही है, बट अब वो उनका टारगेट है कि वो मिलियंस ऑफ लोगों को इम्पैक्ट करे. सो अमेजिंग, अमेजिंग, ऑसम. आंटी, एक लास्ट क्वेश्चन. आपको लगता है कि जनरली जैसे हम स्टोरीज शेयर करते हैं, राइट? और हाँ, मैं ये जानना आपको लगता है कि स्टोरीज शेयर करना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? अगर हाँ तो क्यों? मतलब क्यों स्टोरीज शेयर करना इम्पोर्टेंट होता है? स्टोरी शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टोरी का इम्पैक्ट जो होता है वो अपने चाइल्डहुड से हमारे पे रहता है और वो हमारे पे लास्ट तक रहता है. हम जब बचपन में छोटे-छोटे होते हैं तो स्टोरी सुनते हैं तो हमें हमेशा याद रहती है और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं. तो मेरी स्टोरी जब मैं शेयर करूँगी तो इससे भी बहुत लोग सीखेंगे. और कई लोग, जैसे मैंने देखा है, डिप्रेस होते हैं, कई लोग अटेम्प्ट टू सुसाइड कर लेते हैं. तो जब वो देखेंगे कि मैं अगर इस तरह से कर सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं? तो इस स्टोरी का इम्पैक्ट बहुत लोगों पे पड़ेगा और बहुत पॉज़िटिव पड़ेगा, मैं सोचती हूँ, और पढ़ना भी चाहिए. एब्सोल्युटली. तो जैसे खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. Wow, wow, fantastic. Fantastic. That is a perfect closure. Absolutely wonderful. Again, Auntie Ji, thank you very much. Thank you थैंक very यू अनु. much. And hats off to you to live such a wonderful and profound life, जो सिर्फ अपने आप के लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी, और अब तो पूरी दुनिया के लिए अमेजिंग बनने वाला है. So thank you once again, Auntie Ji, and thank you to your daughter as well for या staying around and assisting you. Yeah, there you go. She's got a thumbs up for me. Thank you. And all right, so this was, like I said, phenomenal episode, because you'll not find every day a person who almost wakes up from the death, and comes back so ferociously that they fight back, not only just fight back, put their foot down, and now are going to help millions of people in future. Okay, so if you want to really understand and learn what a story can do, listen to this. Of course, connect with Madhuji, and to learn how she is impacting other people's. Join her, and help her to get in touch with more people, so that she can impact more and more senior citizens specifically who need help right now. या Okay, especially if you felt that your 10 months in COVID was a problem, think about Madhuri next time that she was for 3 या years in the same situation. Okay, so never, never, never give up. नेवर गिव अप. Absolutely. All right. So fantastic. And again, thank you very much for staying, and thank you for loads of comments. I loved it. People are still there. And if you want to get on to this show and impact, just like how Madhuji did, and connect with several people, please join me. Madhuji, once again, thank you very much, Auntie. थैंक यू God टू bless यू you. एंड ऑल माय लवर्स. Sure, Auntie ji. Thank you. थैंक यू. Bye. बाय.